नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित और जनहित में आज हम बात करेंगे छात्रों की मांग री एग्जाम। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी परीक्षा रद्द करने को और इसे दोबारा करवाने की मांग पर अड़े हैं। उधर आयोग ने पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने के बाद 4 जनवरी को इसे दोबारा कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। 12,012 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की तैयारी। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि आयोग कैसे कह सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। एक एग्जाम 13 दिसंबर को हो चुका है और अब 4 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसे में 2 दिन के एग्जाम के क्विकेशन पेपर में अलग अलग होंगे। कैसे जांचा जाएगा कि कौन सा पेपर आसान था और कौन सा दिन का पेपर मुश्किल था। बापू परीक्षा केंद्र में सिर्फ एक सेंटर नहीं, स्टूडेंट्स के आंदोलन में शामिल सुभाष कुमार ठाकुर, शुभम स्नेहिल, निखिल मणि, राम कश्यप, अनुराग कुमार व अन्य का कहना है कि आयोग ने यह तो माना है कि बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है, दोबारा परीक्षा भी ले रहा है। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र पर एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सेंटरों के बराबर है। इस सेंटर में 17,000 कैंडिडेट को परीक्षा देनी थी। 13 दिसंबर को 12,000 से ज्यादा ने परीक्षा भी दी। अब इन्हीं छात्रों को के री एग्जाम के लिए 22 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं उन एक छात्र सुभाष का कहना है कि इससे एक बात साफ हो जाती है कि केवल एक सेंटर पर गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के साथ 4.83 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है और 3.25 लाख से ज्यादा ने एग्जाम दिया है। 912 सेंटरों पर एग्जाम हुआ है। इसमें से एक सेंटर बाबू परीक्षा केंद्र था। इस तरह से औसत देखें तो एक सेंटर में 500 से कुछ ज्यादा छात्रों का एग्जाम हुआ है। बाबू परीक्षा केंद्र केवल एक सेंटर नहीं था बल्कि परिसर में कई सेंटर थे। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम में बड़े बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं सोचना यह भी है कि फिर से तो शुरू नहीं हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। आंदोलन कर रहे सुभाष का कहना है कि री एग्जाम में 12,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। यह बड़ी संख्या है। अब आयोग 13 दिसंबर और 4 जनवरी के पेपर कैसे बैलेंस करेगी, कौन सा पेपर आसान था, कौन सा मुश्किल, इसको लेकर नॉर्मलाइजेशन या इसी तरह का कोई फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यही स्टूडेंट्स का विरोध है। उनकी यह मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द करें, एक ही दिन परीक्षा कराए और सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए। और एक बार फिर से आपको क्या मांगे थी यही बता दें। छात्रों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक में 17वीं बीपीएससी सरकारी नौकरी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की लिए और एक ही दिन परीक्षा करवाने की मांग रखी थी। परीक्षा में गड़बड़ी की हाई लेवल जांच और आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कही गई थी। स्टूडेंट्स की मांग थी कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन किया जाए। यहाँ तक तो छात्र थे, लेकिन आज हम लगातार देख रहे थे कि पप्पू यादव छात्रों के बीच थे। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनके साथ थे। इन दोनों ही नेताओं ने ये कहा कि भाई हम अपना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से हम बात अगर करें, जिस तरीके से प्रशांत किशोर पटना में आमरण अनशन पे हैं, उनके धरने को अवैध बताया गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव छात्रों के बीच है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम कैंसिल कराएंगे। वो राज्यपाल से ही मिले। पप्पू यादव छात्रों ने क्या कुछ कहा, एक बार ये सुन लेते हैं। गरीब और मेधावी छात्रों के हक और अधिकार को छीनते हैं। बीपीएससी का जो मामला है, छात्र लगातार 18 दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करके पूरा नए सिरे से परीक्षा कराया जाए, लेकिन सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चला रही है, उनको FIR कर रही है। इन सभी के खिलाफ और इस बीपीएससी जो 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसको रद्द करते हुए पुनः इस परीक्षा की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग को लेकर के अपने नेता माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे आज समूचे बिहार के छात्र नौजवान सड़कों पे है। इसी क्रम में हम लोग मोतिहारी बापूधाम स्टेशन पे है, ट्रेन रोकेंगे और बिहार सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि बीपीएससी छात्रों का जो मांग है पुनः री एग्जाम परीक्षा कराइए, उसको नहीं कराते हैं तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगी बिहार बंद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए। छात्रों पर लाठी चल रही है, आप छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है,
आप जिस तरीके से छात्रों का दमन हो रहा है, इस पर रोक लगाइए और छात्रों के मांग पर विचार करते हुए पुनः उनकी मांगों को मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानियत के लिए खतरा है, सौदागर है सर, गैमलर है, ये लोग डीलर है, डीलर। सबने लात मार के भगाया इन लोग को देश में। इसको जब कहीं जगह नहीं मिला, इसके दल कोई दल है, ये धन दल है, ये बीजेपी पशुओं का ये पशु धन है। ट्रेन कोई एक बार नहीं ना रुकी है, देश की आजादी के वक्त भी ट्रेन रुकी। जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, मंडल आंदोलन, कमंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस, इमरजेंसी। तो ये तो देश के और सबके बच्चों के भविष्य की चिंता है मुझे। पेपर लीकआउट कब तक? पेपर लीकआउट को बंद करो। हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है और इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये मुद्दे होंगे। इसीलिए मेरी लड़ाई नाटक की 2 मिनट की औपचारिकता की नहीं है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मरण अनशन, ये तो लिखा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे, 1 दिन 2 दिन। तो जब तक सरकार सुध नहीं लेगी, सुध ले या तो मांगों को माने, सुध ले या उठाकर यहाँ से जेल में डाले, तब तक यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहा जा रहा था गैर कानूनी है, प्रशासन ने आपको नोटिस। भाई कल से समझाते समझाते थक गए। क्या गैर कानूनी है? आप लोग जो कह रहा है गैर कानूनी है, उससे पूछिए तो कि क्या गैर कानूनी है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ आकर आप टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या गैर कानूनी? सिर्फ सरकार के कह देने, सरकार के किसी पदाधिकारी के कह देने मात्र से कोई थोड़ी ना कोई चीज गैर कानूनी हो जाता है। सरकार ने यहाँ कोई 144 लगाया नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू नहीं किया है कि यहाँ पर असेंबल नहीं होना है। यहाँ पर सार्वजनिक जगह हम लोग अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं, तो इसमें गैर कानूनी क्या है? किस धारा में हम क्या फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं? आप किस बात के लिए? और अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोक कौन रहा है? ये पकड़िए। जब तक अभ्यर्थियों का री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप बैठे रहेंगे। भाई कल से बता दिया, ये अभ्यर्थियों के री एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं। जो 5 मांगे लेकर हम आए हैं, उन 5 मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल, प्रयास या आश्वासन आना चाहिए। तो पिछली बार जिस तरह से कहा जा रहा था कि आप अभ्यर्थियों का साथ छोड़कर बीच में चले गए थे, इस बार क्या है? भाई जिसको जितनी समझ होगी वही उतना ही तो बोलेगा। हमारा अपना काम करने का तरीका है। जब कोई लोकतांत्रिक चीज आप कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा है। जब सामने वाला कह रहा है कि मैं अभी बात करने को तैयार हूं, तो लोकतांत्रिक मर्यादा के अंतर्गत जब सामने वाला बात करने को तैयार है तो आपको पीछे हटना है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। स्वागत। जयप्रकाश नारायण, अगर हम बात करें इस नाम की, तो जेपी का आंदोलन बड़ा फेमस हुआ था, तो उसी से मुझे लगा कि ये छात्र राजनीति के लिए, इसलिए मैंने आपका पूरा नाम लिया। और जिस तरीके से जेपी आंदोलन से कई नेता निकले जिन्होंने छात्र राजनीति की बात करना एक ओहदे के बाद पहुंचने के बाद बंद कर दिया। जो छात्र राजनीति की उपज थे, उन्हें यह भी नहीं पता चला कि भाई छात्रों की हितों की बात क्या होगी, उनसे 2 मिनट बात कर ली जाए। अब नेता आ जरूर रहे हैं बात करने, लेकिन जो मूल छात्र नेता बन के निकले, जो आज सीएम बन गए, उनके पास इतना वक्त नहीं कि इन छात्रों की पीड़ा जान सके, उनका वर्जन जान सके। जयप्रकाश जी। विशाल जी, ऐसे लोकनायक की बराबरी मैं तो नहीं कर सकता। मैंने लोकनायक जयप्रकाश जी बस नाम आपका इसलिए लिया कि जेपी की धरती पर जैसे छात्र पीटे जा रहे हैं, जैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा, ये बहुत कष्टकारी है। जी जी, आज जेपी के समय का ये बिहार और आज के बिहार, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। जेपी को जिन कारणों के लिए आंदोलनरत होना पड़ा, छात्रों के साथ होना पड़ा, उसी प्रकार के कारण यहाँ भी मौजूद है। आपको मालूम होगा उस समय के दिनमान में छपा था कि
ये अब मुनादी चिपका दी जाए और कोई घर से बाहर नहीं निकले। उस समय भी एक छात्र की मौत हुई थी और वो तात्कालिक कारण बना था। ये सरकार के विरोध में विद्यार्थियों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था बिहार में और जिसको जयप्रकाश लीड कर रहे थे। उसी के ऊपर से हमारे मान्यवर लालू जी, नीतीश जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सुशील कुमार मोदी जी, और छात्रों की लड़ाई को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई और व्यापक हो गया था। ठीक इसी तरह की एक छोटी सी बात के लिए सरकार अड़ी है कि मैं तो परीक्षा पूरे ईयर का पुनः परीक्षा नहीं कराएंगे, केवल एक सेंटर का परीक्षा कराएंगे। छात्र केवल अब परीक्षा के लिए ही नए दूसरी परीक्षा के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं अपनी बात, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ उस छात्र पर जो डीएम के द्वारा लपड़ चलाया गया वो कहाँ से जायज था, और उन लोगों के लिए उस लाठीचार्ज के लिए और छात्र पर लपड़ चलाने वाले को भी चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई हो, और इस मांग पर अड़े हैं। और ये सरकार, वर्तमान की सरकार, बीजेपी और जदयू की सरकार, उन दोनों को आंदोलन के लिए और खास करके जो पप्पू यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, उनको एक रास्ता दे रहे हैं आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए। नेतृत्व को उन लोगों ने आगे बढ़ के थाम लिया है और स्थिति ऐसी न हो जाए कि ये छोटी सी बात बड़ी बात बन के हो जाए। आने वाले चुनाव 2025 की चुनाव को ये प्रभावित भी कर दे। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अपने लोगों के बीच ये करना चाहिए कि जिससे कि अन्य विरोधी दल के लोगों को इसका लाभ न मिले। हालांकि कह भी रहे हैं कि विरोधी दल के लोग हवा दे रहे हैं, लेकिन पुनर्परीक्षा कराने में जाता क्या है? पुनर्परीक्षा अगर पूरे राज्य में करा लें तो उसमें लोगों को जाता क्या है, उससे बिगड़ क्या जाता है, इस पर उन लोगों को पुनः विचार करना चाहिए अपने लोगों के बीच में। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये धीरे 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 नासूर की तरह बढ़ता जा रहा है और ये सरकार के लिए, आने वाले यह के लिए हो सकता है कि घातक हो। और इसमें धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि अन्य तरह के भयावह स्थिति भी पैदा हो सकते हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, जिसके लिए यूपीएससी के लोग जिम्मेवार होंगे। और मुझे तो लगता है जयप्रकाश जी, जिस तरीके से हम देखते हैं ना, छात्र राजनीति को बहुत बिहार की छात्र राजनीति को बहुत करीब से आपने भी देखा है, और आप जानते हैं कि अगर छात्र चाह लें, जैसे कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये तो कहते कहते बहुत लोगों ने चीज़ें कर दी। प्रशांत किशोर अगर बहुत बड़े रणनीतिकार बने तो युवा संसद लगा के बने। उन्होंने युवाओं को बताया कि अगर आप राजनीति में आना चाहें तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म ये है। नीतीश कुमार युवाओं की बात करते हैं, तेजस्वी यादव खुद युवा है, खुद युवाओं को प्रमोट करने की बात करते हैं। लालू, अगर पप्पू यादव की बात करें तो उनका भी क्रेज युवाओं में है। और सिर्फ ये पुरुष वर्ग की बात नहीं, जो युवतियां भी हैं, जब शराबबंदी हुई तो यही लोग तो वोट डालने गई थी, यही सब तो वोटर थे नीतीश कुमार के। ये साइलेंट वोट यही तो था। जो लड़का अपने पिता को शराब पी के अपने घर में अत्याचार करता देखता था तो उसने शराबबंदी पे जाके उसका पहला वोट इतनी तेज नीतीश कुमार को दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब क्या है कि अब जब वो देख रहे हैं ये सारी चीजें उनके साथ हो रही हैं तो वो सड़कों पर हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं एसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, डीएम ने वाटर कैनन चलवा दिया, सब कुछ मैं मान रहा हूं, लेकिन उसका सरकार का कोई दायित्व तो बनता है। वो कह दे कि राजनीति से पीड़ित है तो चलिए, राजनीति से अगर प्रेरणा इन्हें मिली है तो भाई आप उनको पकड़ लीजिए कि इन्होंने कराया। निश्चित रूप से उनको चिन्हित करें, राजनीति से अगर प्रेरित हैं तो वो उनको चिन्हित करके यह करें, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो छात्रों की डिमांड है उसको भी ध्यान में रखना होगा इनको। तो ठीक है, उनका कहना है कि कुछ कोचिंग वाले, कुछ पार्टी के लोग उसको पीछे से उकसा रहे हैं, लेकिन उकसाने का मौका अगर मिल रहा है तो कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हैं। तो उसकी सीधी सी मांग जो है उसको पूरी कर देते, उसको पूरा कर रद्द कर देते और रद्द करके फिर से पुनः परीक्षा ले लेते, तो क्या उनकी प्रतिभा में कोई अंतर हो जाता परीक्षार्थियों में? परीक्षार्थी पुनः परीक्षा दे देते
अब परीक्षार्थी तो मांग कर रहे हैं कि पुनर्परीक्षा कराई जाए। फिर यहाँ दिक्कत क्या आ जाती है सरकार को? सरकार के अपने भाग्य पिटने की, या फिर विपक्ष ये कहने लगे कि अगर गलत नहीं की थी तो कैंसिल किया क्यों किया, पुनर्परीक्षा लिया क्यों, ये बात पकड़ करके विपक्ष कुछ करे। लेकिन उससे अधिक स्थिति तो ये हो जाएगी कि आप परीक्षा नहीं कराएंगे तो विद्यार्थी सड़क पर हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। वैसी स्थिति में आप उस लोग को एक पैसेज दे रहे हैं जिससे वो लोग आगे बढ़ें और राजनीति करें। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है बीपीएससी ऐसे बड़े एग्जाम हैं, ये सब राज्यों के लिए वो एग्जाम होते हैं जहां पर अगर आप इन्हीं में से अधिकारी निकलेंगे, यही आपके राज्य को और आगे बढ़ाएंगे। राज्य में कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विसेज हैं उनको लेकर भी बड़ी बातें होती हैं कि भाई आप चलिए इन्हीं में से बच्चे निकलेंगे। अब इन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, अब इन पे अगर इन्हीं में से जो छात्र हैं इन्हीं पे तो मुकदमा दर्ज है। ये एक मांग ये भी इनकी जुड़ गई कि भाई उन पर मुकदमा वापस लिया जाए, वरना उनका तो पूरा जीवन स्पॉइल हो जाएगा। ये निश्चित रूप से कल उनकी परीक्षा भी हो जाएगी। हो सकता है कि 1 to 10 में आ जाए और ये अच्छे नंबर से पास कर जाएं, लेकिन कल उनका जो है कैरियर का ये जो आचरण प्रमाण पत्र होगा, उस आचरण प्रमाण पत्र में क्या थाने के लोग ये लिख करके देंगे कि थाने के रिकॉर्ड में, संचिका में इनका किसी प्रकार का नाम दर्ज नहीं है। अगर दर्ज है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, उनको लिखेंगे ही उनके आचरण प्रमाण पत्र में। और क्या इस आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर वो डिबार नहीं कर दिए जाएंगे? अच्छे अंक से पास किए हुए विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए अपनी मांग के लिए अगर कोई बात उठाई है तो उनको एक केस में फंसा करके उनके कैरियर को बर्बाद करने की जो चेष्टा की जा रही, हो सकता है 10, 20, 50, 100 की संख्या में लोग हों, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं के साथ न्याय हो रहा है, इससे सरकार को बिना विचार करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। देखो नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। एक बार मैं आपको प्रशांत किशोर की वो बाइट फिर सुनाता हूँ जो उनको आज आंदोलन को लेकर कहा गया ना, ये भी उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहा कि आपका ये जो अवैध आपका ये धरना प्रदर्शन है, आप जो आमरण अनशन करें, एक बार आप जरा प्रशांत किशोर को सुनिए। ये तो लिखा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे 1 दिन 2 दिन, तो जब तक सरकार सुध नहीं लेगी, सुध ले या तो मांगों को माने, सुध ले या उठाकर यहाँ से जेल में डाले, तब तक यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहा जा रहा था गैर कानूनी है, प्रशासन ने आपको नोटिस भाई कल से समझाते समझाते थक गए। क्या गैर कानूनी है? आप लोग जो कह रहा है गैर कानूनी है उससे पूछिए तो कि क्या गैर कानूनी है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ आकर आप टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या गैर कानूनी? सिर्फ सरकार के कह देने, सरकार के किसी पदाधिकारी के कह देने मात्र से कोई थोड़ी ना कोई चीज गैर कानूनी हो जाता है। सरकार ने यहाँ कोई 144 लगाया नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू नहीं किया कि यहाँ पर असेंबल नहीं होना है। यहाँ पर सार्वजनिक जगह हम लोग अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो इसमें गैर कानूनी क्या है? किस धारा में हम क्या फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं? आप किस बात के लिए? और अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोक कौन रहा है? ये पकड़िए। जब तक अभ्यर्थियों का री एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप बैठे रहेंगे? भाई कल से बता दिया, ये अभ्यर्थियों के री एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं। जो 5 मांगे लेकर हम आए हैं, उन 5 मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल, प्रयास या आश्वासन आना चाहिए। तो पिछली बार जिस तरह से कहा जा रहा था कि आप अभ्यर्थियों का साथ छोड़कर बीच में चले गए थे, इस बार क्या है? भाई जिसको जितनी समझ होगी वही उतना ही तो बोलेगा। हमारा अपना काम करने का तरीका है। जब कोई लोकतांत्रिक चीज आप कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा है। जब सामने वाला कह रहा है कि मैं अभी बात करने को तैयार हूं, तो लोकतांत्रिक मर्यादा के अंतर्गत जब सामने वाला बात करने को तैयार है तो आपको पीछे हटना है। जयप्रकाश जी, सुना आपने कि किस तरीके से, अब मुझे बताइए, अब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कह रही है ये अगले साल चुनाव है, क्या उसको भी ध्यान में नहीं रख रहे? क्या अगर इस तरीके से होगा तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को होगा? पटना का गांधी मैदान और गांधीवादी तरीके से विरोध, अनशन, वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि मैं उसमें कहाँ गलत हूँ। पटना का गांधी मैदान, गांधीवादी तरीका, लोकतांत्रिक तरीका मैंने अपनाया है, मैं बैठा हूँ। इससे किसको क्या बिगड़ रहा है? किसको तोड़ फोड़ मैं कर रहा हूँ?
लेकिन मेरी जो मांग है, 5 जो उनके मुख्य डिमांड हैं, उस डिमांड को पूरा करे सरकार, उस पर विचार करे, उस पर आकर के कोई सक्षम पदाधिकारी बात करे। उनसे ऐसा केवल कह देने से गैर कानूनी है और कानूनी है, ऐसा कह देने मात्र से न तो प्रशांत किशोर पीछे हटने वाले लग रहे हैं और न ही सरकार का कोई स्थिति साफ होता दिख रहा है। वैसी स्थिति में तो सरकार की भट खींचेगी और आने वाले चुनाव को तो प्रवास करना पड़ेगा और वो इससे प्रभावित तो निश्चित रूप से होता दिख रहा है मेरे समझ में। एक चीज़ मैं और भी जानूंगा, 25 के चुनाव पर इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? जो अब विधानसभा चुनाव बिहार में हुए उसको लेकर ये जो हाल फिलहाल चीज़ें हुई हैं, गठबंधन चेंज हुआ, उसके बाद ये चीज़ें जो धुर विरोधी थे जिन्होंने कहा था हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, साफा नहीं उतारेंगे, वो भी उतार के उसी मुख्यमंत्री के नीचे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। और अभी जो सियासी समीकरण चल रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। कुल मिला के बिहार में स्थिति कहीं पे भी वो समतल रोड वाली नहीं है। वो कहते हैं ना, गड्ढे बहुत हो गए रोड में, तो डेली एक नया, या स्पीड ब्रेकर कहते हैं, डेली एक नया स्पीड ब्रेकर हमें देखने को मिल रहा है। अभी बात कह रहे थे जयप्रकाश पे, तो जयप्रकाश के विषय में लोग ये नारा लगाते थे कि जयप्रकाश जिधर जाते हैं उसको जवानी चलती है, बिल्कुल, जो जवानी जाती है वो जवाना चलता है। तो ठीक इसी तरह से अगर ये युवकों के साथ जवानी के रवानी के साथ अगर खेल करेंगे तो वैसी स्थिति में तो प्रभावित निश्चित रूप से इनका चुनाव होने वाला है। ऐसे बिहार में जो की राजनीति चलती है, जाति की राजनीति चलती है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें भी कुछ विद्यार्थी अगर ये होंगे तो ये जाति का राजनीति, ये पार्टी की राजनीति, सब कुछ फेल हो जाएगा। और ऐसा होता देखा गया है कि जब जनता जाग जाती है और विद्यार्थी और नौजवान जब जाग जाते हैं तो नौजवान ही वोट को प्रभावित करते हैं। वैसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर सरकार ये बोल की कि पुनर्परीक्षा नहीं कराई या बीपीएससी के छात्रों के साथ और बर्बरता की गई तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव तो पड़ने वाला है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब भी जुड़ चुके हैं और जेडीयू के नेता हैं। आपका स्वागत है, लेकिन आपसे चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रुक करते हैं डॉक्टर आफ्ताब जमील जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेडीयू में। आफ्ताब जी, छात्रों की बात करने वाली पार्टी है आपकी। अब पिछली बार भी मुझे लगता है आप ही जुड़े थे, तो मैंने आपसे कहा था छात्र हितों को अगर नहीं समझ पा रहा है कोई, तो वो सरकार मुझे नहीं लगता सही से चल रही है। और अब तो ये समय है कि बिल्कुल आखिरी का समय चल रहा है आपकी सरकार का। अभी फिर आपको जनता के बीच चुनाव लड़ने जाना है। अगर उस बीच ऐसा कुछ हो जाएगा तब तो कोई रिजल्ट दाएं बाएं हुआ तो ये छात्र बेचारे आप ही को कोसेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हमने कई छात्रों को कोशिश भी की। सुन लीजिएगा आफ्ताब जी, हेडफोन लगा लीजिए आप। आफ्ताब जी हेडफोन लगा ली तो आप सही से सुन पाएंगे हमारी बात को। देखिए, जहां तक सवाल है कि छात्रों के आंदोलन का, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, फिलहाल आ रही है आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा तो करें। देखिए, आंदोलन का जहां तक सवाल है, छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा है कि छात्रों के आंदोलन में पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड नजर रखी हुई है और जो उनका जो डिमांड है उस डिमांड के साथ हम लोग हैं। और डिमांड, जहां तक सवाल है कि जो आप व्यवस्थित ढंग से जो आप डिमांड रखते हैं उस डिमांड का हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सरकार का इसमें जो नियम है वो सरकार का पूर्ण हम लोगों का समर्थन उसमें प्राप्त है आप लोगों को। लेकिन सवाल हम आपसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बात आप लोग प्रशांत किशोर से क्यों नहीं करते हैं?
कि जिन लोगों ने समझिए कि पूरा मैंने व्यवस्था को मैंने ध्वस्त कर दिया, और छात्रों का आंदोलन किस चीज का था और छात्र किस चीज के लिए बैठे हुए थे आंदोलन में, और उनके आंदोलन से छात्रों को क्या मिलना चाहिए था, अब प्रशांत किशोर ने उसको कहां पहुंचा दिया। तो ये तो प्रशांत किशोर को सोचने का बात है ना। तो प्रशांत किशोर से आप लोग पूछते नहीं है, आप हम ही लोग से पूछते हैं सरकार में कैसे कौन है क्या भाई? हुआ? मैं लोगों मुझे ने बड़ी हंसी आती है आप लोग के बयान पे। मुझे बहुत हंसी का विषय मत बनिए। सरकार में आप हो, आप ही से पूछेंगे भाई। प्रशांत किशोर भी तो आप ही से पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर से क्या पूछा? चाहे मेरा तो विधायक नहीं, मेरा तो कोई चीज नहीं, तो मैं उनसे क्या पूछूं? नहीं देखिए, सवाल है कि हम लोगों ने तो कह दिया भाई कि हमने पहले भी कहा है कि अभी उन लोगों के छात्रों के साथ न्याय होगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, हम लोग जांच का विषय हम लोग रखे भी हैं कि भाई जो इन लोगों के साथ जो जायज मांग है, उस मांगों को हम लोग निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो इसमें इसमें शर्म और लिहाज की क्या बात है भाई? जो लोग इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक दिशा की ओर ले जाने का काम किए और राजनीति में उसको लाने का काम किए हैं, उसको तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो भाई ऐसे आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग इसको कहां से कहां पहुंचा दिए। मामला बीपीएससी का था, मामला ये था कि कथित रूप से जो हुआ था कि मान लीजिए कि भाई प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ था। तो प्रश्न पत्र अगर लीक हुआ था तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और अगर उसको मान लीजिए कि किसी तरह से उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। रास्ता तो बनाना ना होगा, रास्ता को बनाने के बजाय लोग बिगाड़ने में पड़े हुए हैं। किस तरह से इसको बिगाड़ा जाए, कैसे नीतीश कुमार को ये किया जाए, वहां जदयू और भाजपा की सरकार को किस तरह से हटाने का काम किया जाए। अरे भाई, आप लोग जो सपना देख रहे हैं वो सपना किसी कीमत पर पूरा नहीं होगा। 2025 है, 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। आप इस बात को भ्रम में मत रहिए, आप लोग आई खुशफहमी में ना रहे कि हम लोग इनको हमें कोई भरम नहीं है। आपके जिनका आप नाम ले रहे हो उनको भरम है। हमें कोई भरम नहीं है। आप जिस पार्टी के नेता हैं, उस जिसके वो सीएम है नीतीश जी, उनका भरम है। वो तो कह गए थे पब्लिक के बीच, मेरा आखिरी चुनाव है, बस जिता दो। हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब। और सुन लीजिए अफ्ताब जी धैर्य रख के सुनिए। झारखंड में आप ही का सहयोगी दल है, आप ही का सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, और झारखंड में सड़कों पर उतरा हुआ है इसी पेपर लीक मामले में। ऐसे ही पेपर लीक मामले में उतरा हुआ है। वहां आप लोग क्या बीजेपी से कह रहे हैं क्या कि वहां राजनीति कर रहे हो? वहां कह रहे हो क्या ये बात? बिहार में अगर दल मिल गए हैं छात्रों को तो आपको दिक्कत हो रही है। छात्रों का आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत फहमी मत रहिएगा। छात्र अभी भी अपने आंदोलन पे अडिग हैं। वो सिर्फ 5 मांगे उनकी है, उनको पूरा करें। उनकी जो मांगे हैं 5। आप मेरी बात आप नहीं सुनते हैं, आप हमेशा से इन लोगों की बात सुनते हैं। हमारी बात आप लोग सुनिए। विशाल सर, आप थोड़ा सा जेन्युइन बात होनी चाहिए। हम लोग मान लीजिए कि किसी चीज को देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए उसको ठीक करना है तो ठीक करने का क्या रास्ता होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि ऐसे जो लोग मिलेंगे उसको हम लोग पनिश करने का काम करेंगे, और यदि जरूरत पड़ेगी कि फिर से दोबारा परीक्षा लेने की तो हम लोग दोबारा परीक्षा भी लेंगे। लेकिन उसका तय तो हो जाए एक मानदंड कि हाँ भाई क्या मामला है, नहीं है, बस इतना ही बात है। तो इसको लोगों ने बोल दिया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की है तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब यही माने नीतीश कुमार से ले लिया जाएगा बदला। अरे क्या बदला आप लीजिएगा? कब ले पाए हैं आप? अरे अफ्ताब जी, मैं क्या बदला लूंगा भाई? वो सीएम है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ बदला लेने के लिए। आप ना कहें, जिसका नाम ले रहे हो आप खुल के नाम लो भाई, आप डरो नहीं, आप नाम लो। जमीन के बदले नौकरी देते थे आप लोग, सब भूल गए हैं क्या? जमीन के बदले नौकरी कौन दिया है? नीतीश कुमार दिए हैं। तो ये सब चीज सबको समझना होगा। कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों का शुरू से ये रहा है कि हम किसी हालत से बिहार में आ जाएं और बिहार में आने के बाद वही जंगल राज जो 20 साल पुराना था उसी को फिर से ला दे। ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और आज तक पूरे देश में, पूरी दुनिया में कभी भी नीतीश कुमार के ऊपर में किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया।
और न्याय संगत बात होगी। जहां तक प्रशांत किशोर का बात है, तो प्रशांत किशोर को तो ये समझना होगा, उनको भ्रम हो गया है कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, हम जो है दल को जिधर चाहते हैं उसको हम सत्ता में ला देते हैं। पहले अपना वो देख लें और उसके बाद दूसरे की बात करेंगे। चलिए, प्रशांत किशोर की तस्वीरें आ रही हैं, पर मुझे लगता है गांधी मैदान से ही हैं। जरा एक बार पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे, उनसे बातचीत कर रहे हैं कुछ। जरा वो फुल स्क्रीन किया जाए प्रशांत किशोर के विजुअल को। दिल्ली से आपको नहीं बना रहे, लेकिन उस दिन जैसे 29 को घटना घटी थी, प्रशांत जी 29 को अगर मैं चाहता 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के बच्चे। हम लोग एनार्किस्ट नहीं, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट छोड़ कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी? 50 लोग थे। आपने डाकबंगला पर बंदोबस्ती कर रखा, 50 लोगों को राउंड कर हम लोग आगे। हमारे साथ जयप्रकाश नारायण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अभी आपने सुना आफ्ताब जमील जी को, जो कि कह रहे थे कि भाई राजनीति और तमाम चीज़ें, जैसा आपने सुना ही। जयप्रकाश जी, मैं सहमत नहीं। आफ्ताब जमील जी कह रहे हैं इसकी जांच कराई जा रही है और जांचोपरांत जो दोषी होगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको ये किया जाएगा। लेकिन आप क्या जांच करा रहे हैं? अब तो उन विद्यार्थियों का जहां सेंटर लीक होने की बात हो रही परीक्षा, वो सेंटर पर के लोगों को परीक्षा देने के तिथि भी तय कर दी गई है। तिथि तय कर देने के बाद आप जांच के बाद क्या बता पाएंगे? फिर उसको कैंसिल करेंगे, आप उस परीक्षा को भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि आपने तिथि तय कर दिया है उस एक सेंटर पर जिस पर लीक की बात आई है। दूसरी चीज है कि आप मुगालते में नहीं रहे। ठीक है कि नौकरियां बेची गई, सारा कुछ किया गया, इसीलिए तो जनता आपको नहीं है कि आप 0 टॉलरेंस पर काम करें, आप बिहार को सुशासन दें। आप फिर उन्हीं से तुलना करेंगे, उन्हीं के अनुसार आप काम करेंगे, तब फिर आप और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? आप फिर क्या लेकर के जाइएगा 25 के चुनाव में कि जो बड़े भाई ने किया वो छोटे भाई ने किया? तब तो वो तीसरा विकल्प खोजने के लिए तैयार हो जाएगा। उनको एक आप पैसे दे देंगे आफ्ताब जमील जी। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। और आप उस समय के जेपी मूवमेंट के ये तीनों उपज थे। मैं पिछले शुरू में मैंने कहा था चर्चा शुरू करते समय कि लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और अभी इस दुनिया में नहीं रहे सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जदयू के तीनों कारिंदे थे और तीनों जेपी मूवमेंट से निकले थे। जेपी मूवमेंट में एक छोटी सी बात हुई थी जिस पर उस समय के तत्कालीन धर्मयुग के जो संपादक थे उन्होंने लिखा था। इसी तरह से लाठी चली थी और जेपी आंदोलन में, गांधी मैदान में, उस पर उसने लिखा था खलक खुदा का, हुक्म बादशाह का, शहर कोतवाल का। आम जनता को आगाह किया जाता है कि वह खामोश रहे, बच्चों को घर के अंदर बुला लें, छिटकिलियां चढ़ा दें, पर्दे को गिरा दें, जलती हुई लाइट को बुझा दें, क्योंकि सच कहता हुआ एक व्यक्ति रोड पर निकल पड़ा है। धर्मवीर भारती ने कहा था, धर्मयुग में उस समय लिखा था। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी। 25 का चुनाव होने वाला है। इस तरह से आप घोड़ा बेच के सोए रहेंगे। पूरे देश में विद्यार्थी अपने मांग पर अड़े हैं। आरोप उस पर विचार ने कहे नई डेट निकाल दी गई और फिर कहते हैं कि जांच होगा और जांच के बाद किया होगा। मैं आपसे सहमत नहीं। देखो, हमारे साथ आरजू खान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी की। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जेडीयू कह रही कि आप लोग ने जमीन के बदले नौकरी देने वाले आप तो इस पे बोलने के हकदार नहीं हैं, आप लोग राजनीतिकरण करते हैं इसके।
जेडीयू कुछ भी कह सकती है, क्यों वार्षिक दिवालियापन ये दर्शाता है। और ये बार बार भूल जाते हैं कि ये पिछलग्गू पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार की, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। पलटी मारने में नंबर 1 है इनके मुख्यमंत्री जी और हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। ये सृजन भूल जाते हैं, सृजन इतना बड़ा घोटाला हुआ ये भूल जाते हैं। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल जाते हैं। ये यूपीएससी का कौन सा ऐसा गिरोह है जो यूपीएससी से लेके बीपीएससी से लेके नीट का पेपर लीक होता है और कितने करोड़ रुपए फंडिंग किस गिरोह के जरिए सरकार करवाती है, ये भी जरा बताने का काम करेंगे। पुल पुलिया बिहार प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज्यादा गिरते हैं, कौन उसमें करप्शन करवाता है? एक प्रखंड है रानीगंज, वहां पता चलता है कि 4 करोड़ का पुल, न उसके अगल बगल में कहीं तालाब है, न उसके बगल में कहीं रोड है। प्राइवेट आम आदमी के जमीन पर खेतों में 4 करोड़ का पुल आनन फानन में बना दिया गया। आज तक वहां के जो खेत के जो मालिक है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमको मुआवजा मिलेगा, लेकिन इस 4 करोड़ रुपए को किसने पास किया था? और वो बीज खेतों में बन के तैयार है, और आपने देखा होगा एक्सट्रीम मीडिया में चल रहा था ये सब चीज। तो ये कौन सा करप्शन है? ये शराब इतने बड़े पैमाने पे बिहार में बिक्री हो रहा है, ये कौन सा गिरोह है और सरकार के कौन से लोग मिले हुए हैं जो इतना ज्यादा शराब माफियाओं से फंडिंग करते हैं और शराब पूर्ण तरीके से बंद नहीं है बिहार प्रदेश में। 2,500 से 3,000 लोगों की आंखें जहरीली शराब पीने से चली गई, और 2.5 से 3 लाख बच्चे SC ST वर्ग के जेल की सलाखों के पीछे है शराब बॉय के डिलीवरी बॉय बनने के लिए, शराब का डिलीवरी बॉय बन के। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब इनको करने दीजिए और इनसे ये सवाल पूछिए पत्रकार महोदय की ऐसा कौन सा मानक है जो कि राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, बिहार सरकार का, भारत सरकार को कोई एक ऐसा डेटा दिखाए जिसमें प्रदेश डबल इंजन की सरकार में एक किसी भी चीजों में नंबर 1 हो या किसी भी चीजों में आगे हो, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, NCRB का डेटा हो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हो, ये सारी चीज जरूर आप इनसे पूछिएगा, और पूछिएगा कि प्रति व्यक्ति आए आज भी बिहार प्रदेश का सबसे ज्यादा कम क्यों है, जो पूरे देश में पूरे राज्य में प्रति व्यक्ति आए बिहार प्रदेश वासियों की कम है। इनसे यह भी पूछिएगा कि आज भी पूरे देश में ऐसा बिहार ही राज्य क्यों है जो कि पलायन का केंद्र बना हुआ है। सबसे ज्यादा छात्र, बेरोजगार नौजवान युवा जो है दूसरे अदर स्टेट में अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए वो पलायन करता है। ये सारे सवाल हैं, ये मुद्दे हैं, और इनसे यह भी पूछिएगा कि 35 से 40 हजार लीटर शराब इनके चूहे कैसे पी जाते हैं बिहार सरकार के। ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब जरूर इनसे लीजिएगा। और इफ बट की कोई बात नहीं है, जो भी बात करेंगे वो हमसे ऑथेंटिक डेटा के ऊपर बात करेंगे। न वो डेटा जनता दल यूनाइटेड का होगा, न वो डेटा राष्ट्रीय जनता दल का होगा, वो भारत सरकार का डेटा होगा, और ये वो डेटा मेरे मुंह पे मार के हमको झूठा साबित कर दे, नहीं तो इनके प्रवचन देने से कोई फायदा नहीं। चलिए मैं आफ्ताब जमील जी से जवाब लेता हूं। आफ्ताब जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारे भाई बता रहे थे आरजेडी के आरजू भाई बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी के बात को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, हम इनको अप्रिसिएशन देते हैं। लेकिन हर बात में किसी ना किसी का नुक्ताचीनी निकालना ये अच्छी बात नहीं है। ये अभी डेटा की बात कर रहे थे, ये लोग केवल डेटा ही का बात करते हैं, कागजे पर बात करते हैं लोग। कागज के अलावा इनको रोड पर या धरातल पर कुछ नजर आता नहीं है। उस धरातल एक चीज मैं क्लियर कर दूं, भाई साहब, आफ्ताब जी मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, धरातल पर क्या है और फाइलों में क्या है ये सब पता है, कागज से ही चलता है। तो कागज बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकार और विपक्ष के लिए। आप जो कहोगे वो सरकार या एक पन्ने पे ही लिख के कहोगे, हर चीज रिटर्न में मांगती है। जियो जब जारी होता है तभी कुछ होता है, तो कागज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कागज के बाद देखिए, कागज हम तो बताए भाई, जनता राष्ट्रीय जनता दल कागज के बारे में बहुत, कांग्रेस और आरजेडी का तो ये मांग ही रहा है शुरू से, कागज के ही ऊपर में ये लोग सारा काम करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ये कभी भी, एनडीए की सरकार ये कभी भी नहीं चाहती है कि हम कागज पर करें। हम धरातल पर करने वाले लोग हैं, और हम लोगों की जो पहचान है
वो हम लोगों के विकास से पहचान है। अभी ये शराबबंदी पर बात कर रहे थे, आप में कैलिबर अगर होता तो आप शराबबंदी को मदद आप करते। आप तो शराबबंदी को और रोड पर लाना चाहते हैं। आज जितने भी कांड हो रहे हैं तो सब शराबबंदी क्या, अब मैंने उसमें जदयू के लोगों का हाथ है। अभी उसका दूधा पानी का पानी हुआ। कई बार लोग जो है आरजेडी के लोग इसको चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में इसको फेल कर दिया जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड आज जो शराबबंदी का जो काम किया है, ये वहां की माने आधी आबादी महिलाओं के द्वारा जो डिमांड थी कि बिहार में शराबबंदी की जाए, उसको माननीय नीतीश कुमार ने लागू करने का काम किया। और किसी भी माँ के लाल में ताकत नहीं है, चाहे वो कोई भी बोलता हो, शराब दोबारा वहां चालू नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए ये लोग कितनों षड्यंत्र करने का काम करें। जी बिल्कुल, आरजू जी जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले इनको आप ये करेक्ट करवाइए कि ये महागठबंधन की शराब में प्रदेश में जो है शराबबंदी लागू हुई थी और ये अकेले श्रेय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। तो पहले इनको ये भी खंगाल लेना चाहिए, ये भी डेटा खंगाल ले। और स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा कागज पे बात आप अगर बोलते हैं कि रोजगार हमने दिया, रोजगार का जितना भी रोजगार बिहार में हुआ वो हमने दिया। जदयू बोल रहा है कि हम भाई साहब बात सुन लीजिए आफ्ताब भाई, बात सुन लीजिए आफ्ताब भाई, बात सुन लो भाई। ना छात्रों की सुन रहे हो ना इनकी सुन रहे हो, किसी की तो सुनो। देख लीजिए, अगर देखिए किसी भी चीज के एक आदाब होते हैं और डिबेट का भी एक आदाब है। मैंने इनको अच्छी तरीके से सुना, बड़ी गंभीरता से सुना, मैं इनको सीरियस ले रहा हूं, लेकिन ये नॉन सीरियस बात कर दे रहे बीच बीच में। अब ये इनको ये भी नहीं पता है आफ्ताब सर को कि ये महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी लागू हुआ था और आप जब एनडीए के साथ थे तो कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा पंचायत नहीं बचा था जहां आपने एनडीए के साथ में शराब की दुकानें नहीं खुलवाई थी। तो पहले ये चीज करेक्ट कर ले। और मैं बताता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने क्या क्या किया है। आपको 5 यूनिवर्सिटीज दिए थे 2005 से पहले, उन 5 यूनिवर्सिटीज का क्या हालत है। आपको 3 रेल चक्का का कंपनी मिला हुआ था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की देन थी, उसका क्या हुआ। और जितनी भी आप चीजें किए हैं ना आज के वक्त में, जो बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हुआ या फिर रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ा, खेल में मेडल लाओ नौकरी पाओ हुआ, शराबबंदी हुआ, नियुक्ति पत्र एक साथ में देश का नजीर बना, 5 लाख गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र दिए गए और लोगों के चेहरे पे, नौजवान छात्रों के चेहरे पे जो खुशी थी, वो सब महागठबंधन की सरकार में हुआ। और आप 18 सालों तक रहे एनडीए के सरकार में, आपने ऐसा कोई भी ऐतिहासिक काम नहीं किया। तो आप ये मत कहिए कि आपने सिर्फ किया, अरे ये जरूर कह दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए कि महागठबंधन की सरकार ने किया। उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस भी थी, माले भी थी, जनता दल यूनाइटेड भी थी। हम बड़ी सफाई के साथ कह रहे हैं और अच्छे से बातों को कह रहे हैं। आपके चिल्लाने से सच जो है दबता नहीं है, आपके चिल्लाने से आप खुद ये प्रभाषित कर रहे हैं और सच्चाई ये कर रहे हैं कि आप झल्लाहट में हैं। झल्लाहट से नहीं होता है। और आप एक भी डेटे की बात नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं आप जमीन पे करते हैं। अरे मैं भी जमीन पे ही रह के बोल रहा हूं कि बिहार में लेकर लगातार 3 पेपर्स लीक हुए। और वो लोग कौन है, वो कहीं नालंदा जिले से तो नहीं आते हैं ना। मैं ये सारी बातें आपसे मैं कह रहा हूं। अगर आपके पास हिम्मत है तो पेपर लिस्ट के अपराधियों को पकड़िए, अगर हिम्मत है तो शराब माफियाओं को पकड़िए, अगर हिम्मत है तो बाली माफियाओं को पकड़िए, और अगर हिम्मत है तो जो 35 से 40 हजार लीटर जो शराब जो बिहार प्रदेश के जो चूहे खा जाते हैं, जो लैब में टेस्टिंग के लिए जाता है, उनको भी पकड़िए कि वो चूहे कौन है। चलिए मेरे पास समय कमी है आरजू, मैं जवाब लेता हूं आफ्ताब से। आफ्ताब जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर ली तो हम सुन पाएंगे आपको। अनम्यूट कर लीजिए जिससे हम आपको सुन पाए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए उसको। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, मैं जब वरिष्ठ पत्रकार करूंगा।
आपने दोनों ही दल को सुना, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ है, लेकिन समाधान किधर है? जयप्रकाश जी। जी, अभी तो मुझे यही लग रहा था कि आए तो हरिभजन को और होटल लगे कपाल। हम चाहते हैं कि 17वीं की परीक्षा, और हमारा डिबेट का विषय है कि 17वीं जो परीक्षा हुई पीपीएससी का, उसका आप क्या करने वाले हैं? उनके छात्रों को न्याय देंगे या नहीं देंगे, विषय मेरा ये है। और ये सरकार से ये बड़ी सवाल है, क्या विपक्ष उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो विपक्ष का खड़ा होना क्या गलत है? ये बात बताया जाना चाहिए था आफ्ताब जी से। आप चाहे जितनी कह लें, आप जितने अपने विकास के अपने यह के, इससे कहाँ कोई इत्तेफाक रखता है, लेकिन इत्तेफाक तो इस बात के लिए है कि आप अभी तत्कालिक कारण बनते जा रहा है, जो हो सकता है कि तत्कालीन सरकार के लिए ये एक कील साबित हो और एक बहुत बड़ा नासूर पैदा हो जाए, और जिसको लेकर के विपक्ष इसका लाभ लें। तो आप अगर न्याय नहीं देंगे छात्रों को, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और छात्र अगर सड़क पर रहेंगे तो स्थिति तो बिगड़ रहा है। प्रत्येक दिन या 18-17 दिनों से चले आ रहे आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है, और लोग आते चले जा रहे हैं, और मौका तो सरकार की ओर से ही दिया जा रहा है। आखिर इसका समाधान क्यों नहीं दे रही सरकार? विषय तो ये था, इस विषय पर हमको बात करना था, न कि आप सुशासन दिया है वो ठीक है, आप राज्य में एक अमन लाया है वो ठीक है, उससे सहमत हैं। लेकिन ये क्या हो गया है कि बीपीएससी की परीक्षा हमेशा लीक होती है, अन्य परीक्षाओं का प्रश्न पत्र भी लीक होता है, और उस पर आप कोई माकूल उसका हल नहीं निकाल रहे हैं, और उल्टे आप अड़े हैं कि नहीं, हम तो जो किया है ठीक किया है और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अगर पीछे नहीं हटें तो विपक्ष को मौका कौन दे रहा है? आफ्ताब जी, बिल्कुल आप ही तो दे रहे हैं। बिल्कुल। आफ्ताब जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी, जल्दी से। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है आफ्ताब जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अन्याय को न्याय में बदलने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से अभी इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये जल्द ही इसके बारे में आप लोगों को एक नई चीज सामने में आएगी, और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा, ये मैं मानता हूं। और ये सरकार निश्चित रूप से कटिबद्ध है कि छात्रों के जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत होने के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। अब देखना होगा बीपीएससी री एग्ज़ाम जो होने हैं उसको लेकर। कल जो गांधी मैदान में पेपर हुआ था उसके री एग्ज़ाम तो हैं, लेकिन छात्र पूरे ही एग्ज़ाम को रद्द करके री एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। देखना है कल जब एग्ज़ाम होंगे तो क्या कुछ होगा। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।